हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर ऑनलाइन माध्यम से क्लास करने के लिए बीए पार्ट 1 ऑनर्स की क्लास करने के लिए जुड़े। हम लोग रूस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वक्त अगली क्लास में हम लोगों ने रूस की संसद की निम्न सदन जीवा के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग रूस की जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूसी संघ की संघीय न्यायपालिका, फेडरल जुडिशियरी ऑफ रशियन फेडरेशन। तो इसमें जो न्यायपालिका, संघीय जो न्यायपालिका है रूस का, वहाँ न्यायपालिका में, संघीय न्यायपालिका में 3 तरह के कोर्ट की वो व्यवस्था करता है। एक संवैधानिक न्यायालय है, दूसरा उच्चतम न्यायालय है, तीसरा मध्यस्थ न्यायालय का उच्चतम न्यायालय है। तो 3 तरह की है न्यायिक व्यवस्था, 3 तरह की न्यायालय की व्यवस्था की है। तो हम लोग उसमें आज पढ़ेंगे रूसी संघ का संवैधानिक न्यायालय, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। रूस की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप बहुत कुछ 1993 यानी 1993 के रूसी संविधान के प्रावधानों पर आधारित है। यानी कि वो अभी जो वहाँ न्यायिक व्यवस्था है वो 93 के संविधान जो बना है उस पर आधारित है। रूस के संघीय कानून ने न्यायिक सुधारों के माध्यम से एक मजबूत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। रूस के संविधान का अध्याय 7 न्यायपालिका शीर्षक से जुड़ा है, यानी उसका जो 7वां अध्याय है वो न्यायपालिका से संबंधित ही है। संविधान के अनुच्छेद 118 से 129 तक इस अध्याय में शामिल किए गए हैं। रूस का संविधान और विभिन्न संघीय कानून रूस में सर्वोच्च स्तर पर, ऊंचे स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करते हैं या करते हैं। इसमें पहला है रूसी संघ का संवैधानिक न्यायालय, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। दूसरा है रूसी संघ का उच्चतम न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। और तीसरा है रूसी संघ का मध्यस्थता का उच्चतम न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये सभी 3 प्रकार के न्यायालयों की संरचना, यानी कि उसके संगठन, उसकी बनावट एवं क्षेत्राधिकार जो वो अलग अलग है, जिसे निम्नलिखित रूप से या निम्न रूप से स्पष्ट या साफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संवैधानिक न्यायालय, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में।
रूसी संघ का संवैधानिक न्यायालय संवैधानिक नियंत्रण एवं नियंत्रण का वैधानिक यानी कि कानूनी अभिकरण यानी कि एक निकाय है, लीगल एजेंसी, जो अपनी न्यायिक क्रियाओं के माध्यम से न्यायिक अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग करता है। यानी कि जो न्यायिक शक्तियां उसको दी गई वो स्वतंत्र रूप से उसका वो इस्तेमाल करता है। रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सर्वोच्च होते हैं, जिनकी और कहीं भी अपील नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक कोर्ट के जरिए जो निर्णय दिए जाते हैं उसके विरुद्ध कहीं और सुनवाई नहीं होती, इसलिए सबसे वो सर्वोच्च निर्णय करता है कि निकाय या एक समिति। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उसी दिन से लागू हो जाते हैं, यानी जिस दिन वो निर्णय देता है वो उस दिन से ही लागू हो जाते हैं, जो अन्य सभी अन्य अभिकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यानी कि जितने तरह के भी संस्थाएं हैं उन सबको वो इम्पैक्ट उस पर असर डालता है। रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय पर संघीय संवैधानिक कानून 1994 यानी 1994 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कोड ऑफ द रशियन फेडरेशन, एक कानून है। रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय पर संघीय संवैधानिक कानून 1994 की धारा में यह व्यवस्था किया गया है कि संवैधानिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पूरे रूसी प्रदेश के नागरिकों, सरकारी विभागों, इकाइयों यानी कि राज्यों, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं, उद्यमों तथा संगठनों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे। यानी कि संवैधानिक न्यायालय के जरिए जो भी निर्णय दिए जाएंगे इन सब लोगों पर, पूरे रूसी संघ प्रदेश पे नागरिक से लेके विभागों, इकाइयों, सब पर वो प्रभावी रूप से लागू। अब बात करते हैं हम लोग संवैधानिक न्यायालय की संरचना, उसकी रचना, उसकी कंपोजिशन, उसका संगठन, ये बनता कैसे, इसका निर्माण, गठन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालयों में 19 न्यायाधीश होंगे। यानी कि 125 धारा में ये कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय में 19 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संघीय परिषद के अनुमोदन के बाद करता है। यानी कि इनकी नियुक्ति जो है वो संघीय परिषद का अनुमोदन, राष्ट्रपति को सूची भेजता है और उसको अनुमति प्रदान हो जाती है, उसके बाद वो उसकी नियुक्ति करता है। संवैधानिक न्यायालयों में 2 सदन होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर, 2 सदन, जिनमें 10 तथा दूसरे में 9 न्यायाधीश होते हैं। यानी कि बेंच कहिए, 2 तरह के बेंच होते हैं, जिसमें एक में 10 लोग होते हैं न्यायाधीश और एक में 9 न्यायाधीश होते हैं। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 12 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। यानी 12 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। किसी भी न्यायाधीश को दूसरी बार पुनः फिर से यानी लगातार न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं है। कोई भी रूसी नागरिक जो 40 वर्ष का हो चुका हो
जो उच्च विधिक शिक्षा प्राप्त यानी कि उच्च कानून की शिक्षा प्राप्त किए हुए हो तथा जिसे कम से कम 15 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो, न्यायाधीश बनने की वो योग्यता रखता है। यानी कि वो कुछ कानून का जानकार हो या फिर 15 वर्ष तक वकालत करने का जिसको अनुभव प्राप्त हो, वैसे किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीश 12 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो तक ही न्यायाधीश पद पर बना रह सकता है। यानी कि या तो वो 12 साल तक कार्यकाल पहले पूरा करता है या फिर उसकी उम्र 70 साल होता है। इन दोनों में से जो पहले पूरा होता है तभी तक वो अपने पद पर रह सकता है। संघीय परिषद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित यानी कि पेश नाम पर 14 दिन के भीतर विचार करती है तथा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से उनके नाम की अनुमोदन करती है। तो उसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन एक निर्वाचन के तौर पर उसकी अनुमोदन संघीय परिषद से आवश्यक होती है। अगर किसी न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति रिक्ति के यानी कि पद खाली होने के 1 माह के भीतर नया नाम संघीय परिषद के सामने पेश करता है। अगर किसी न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा हो जाता है और नए न्यायाधीश ने पद ग्रहण नहीं किया हो तो वह नए न्यायाधीश के पद भार ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। है ना। संघीय परिषद का सभापति नवनियुक्त न्यायाधीशों को अपने पद की शपथ दिलवाता है। ये जो सभापति कह रहे हैं वो मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है। संवैधानिक न्यायालय का न्यायाधीश संघीय सभा या अन्य किसी संस्था का सदस्य या पदाधिकारी नहीं रह सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायालय के अलावा किसी अन्य समिति संस्था या किसी भी चीज का सदस्य नहीं हो सकती। ये दुनिया में सब जगह होता है, हमारे यहाँ। संवैधानिक न्यायालय के सभापति यानी मुख्य न्यायाधीश, उप सभापति तथा सचिव न्यायाधीश का निर्वाचन संवैधानिक न्यायालय के पूर्ण सत्र में यानी कि पूरा सत्र जो जितना दिन का चलता है उसमें गुप्त मतदान द्वारा 3 वर्ष के लिए होता है। उन्हें फिर निर्वाचन की अनुमति होती है, वो दोबारा फिर निर्वाचन हो सकते हैं। इन पदाधिकारियों या अन्य किसी पदाधिकारी को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि कम से कम 5 न्यायाधीश उस पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करें। यह प्रस्ताव तभी पास माना जाता है जब
संवैधानिक न्यायालय के कुल न्यायाधीशों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाए। ऐसी स्थिति में 2 महीने के भीतर संबंधित पदाधिकारी का निर्वाचन होना आवश्यक है। संवैधानिक न्यायालय अपनी परिस्थितियों एवं जरूरत के तहत खुले या गुप्त दोनों प्रकार से सत्रों का आयोजन कर सुनवाई कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे इसका क्षेत्राधिकार अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।